इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 2, भारत में ब्रिटिश शासन 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी। आगे देखते हैं। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। दूसरा प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर के समय में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? उत्तर है, भारत में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तीसरा प्रश्न है, किस युद्ध की जीत से अंग्रेज़ों को बंगाल में राजस्व वसूलने की सत्ता मिली? तो इसका आंसर है, बक्सर का युद्ध जीत से अंग्रेज़ों को बंगाल में राजस्व वसूलने की सत्ता मिली। चौथा है, रियायतवारी व्यवस्था के प्रणेता कौन थे? उत्तर है, थॉमस मुनरो रियायतवारी व्यवस्था के प्रणेता थे। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिएगा। दूसरे का अ है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडाइना था। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराने, बांसुरी बजाने और अखाड़े के खेल में व्यतीत हुआ था। बिरसा ने जनेऊ धारण की थी तथा वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी काम किया था। युवावस्था में ही वे जनजाति समाज के उत्थान के कार्य में लग गए थे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध में 1895 ईस्वी में हुए व्यापक आंदोलन उलगू लान का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा आंदोलन से अंग्रेज भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो अंग्रेजों ने 1895 ईस्वी सन में कर लिया था। 2 वर्ष बाद 1897 ईस्वी में मुंडा जेल से मुक्त हो गए, फिर से जन जागृति आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने दीकू और यूरोपीय लोगों के खिलाफ सफ़ेद झंडा वाले बिरसा राज और आंदोलन को मजबूत किया। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। दूसरा है, रियायतवारी व्यवस्था पर टिप्पणी लिखना है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में 1820 ईस्वी में मुंबई और मद्रास चेन्नई प्रांतों में रियायतवारी व्यवस्था शुरू की गई थी। उसके प्रणेता थॉमस मुनरो थे। उस समय वे मद्रास के गवर्नर थे। इस व्यवस्था में जमीन जोतने वाले कृषक को जमीन का मालिक बनाया जाता था। सरकार की शर्त के अनुसार किसान को जमीन का भू राजस्व देना पड़ता था। इस प्रथा से जमीन की मालिकी के अधिकार का कोई लाभ नहीं मिलता था। उसके कारण इस प्रकार थे। पहला है, जमीन का अत्यधिक राजस्व। दूसरा है, सरकार अपनी इच्छा अनुसार भू राजस्व में वृद्धि करने का अधिकार रखती थी। तीसरा है, किसी भी स्थिति में अन्याय की पैदावार हो या ना हो तो भी किसान को भू राजस्व देना ही पड़ता था। यानी अनाज की पैदावार हो या ना हो, लेकिन किसान को राजस्व तो देना पड़ता था, मतलब टैक्स तो देना ही पड़ता था। तीसरा है, महालवारी व्यवस्था। तो महालवारी व्यवस्था उत्तर
पश्चिम प्रांत और मध्य भारत के कुछ प्रदेशों में शुरू की गई थी। हॉल्ट मैकेंजी नाम के अंग्रेज अधिकारी ने 1822 ईस्वी में महालवारी व्यवस्था लागू की थी। ब्रिटिश राजस्व दफ्तर यानी रिकॉर्ड में गांव अथवा गांव के समूह के लिए महाल शब्द का प्रयोग होता था। इस प्रथा के अनुसार राजस्व की इकाई किसान का खेत तो नहीं बल्कि समूचे गांव या गांव की जमीन के समूह का समावेश होता था। आगे देखते हैं, दिया गया आगे और इस पद्धति में गांव का सर्वेक्षण करके खेत अथवा खेतों के उत्पादन की आय वगैरह को ध्यान में रख करके भू राजस्व निश्चित किया जाता था। यह व्यवस्था महालवारी व्यवस्था के नाम से जानी गई। भू राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी जाती थी। अगर आपको कोई प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा है तो आप उसको कट करके लिख सकते हैं। हम आपको उत्तर पूरा लिखाते हैं क्योंकि हम टीचर हैं, तो टीचर के अनुसार जितना उत्तर लिखा जाता है उतना हम आपको लिखाते हैं। आप शॉर्टकट में करना चाहते हो तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, यानी कम काट पीट के जो भी आपको अच्छा लगे उतना लिख सकते हो, बराबर। लेकिन हमारा तो आंसर देना पूरा होता है। आप बोले कि हम तो क्या बोलते हैं 8वीं पढ़ते हैं, बच्चे हैं और हमको इतना बड़ा बड़ा उत्तर आप लिखा रहे हैं। तो देखो गाइड में आता है तो उसमें छपा हुआ आता है, इसलिए वो छोटा दिखता है, और जब आप लिखोगे तो वो बड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग भी उत्तर भी तो पूरा देने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप लिख लेना। स्थायी यहाँ पर वह है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसानों का शोषण किस तरह होता है? तो उत्तर है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसानों का शोषण होता था क्योंकि उसे जमींदार को निश्चित राजस्व देना होता था। जमींदार उन पर जुल्म करके सभी राजस्व वसूल करता था। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के पक्ष में था, लेकिन शुरुआत में जमींदारों को थोड़ा सहन करना पड़ता था और तय के अनुसार राजस्व का भुगतान करना पड़ता था। जो राजस्व का भुगतान नहीं कर सके उनकी ज़मीन जब्त कर ली गई, लेकिन बाद में ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया। सरकार को किसानों विकास में रुचि नहीं थी, और किसानों के विकास में रुचि नहीं थी, बराबर। सरकार को किसानों के विकास में रुचि नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल में किसानों के कई विद्रोह शुरू हुए और अन्न भंडार कहा जाने वाला बंगाल कंगाल हो गया। दूसरा है, 18वीं सदी में भारत में कृषि की स्थिति क्या थी? उत्तर है, इंग्लैंड में निर्यात करने के लिए जो जरूरी वस्तुएं थीं उनमें कृषि उत्पादन मुख्य थी। इसलिए कंपनी ने भारत में खेती का अपनी इच्छा अनुसार व्यापारीकरण करने का प्रयास किया। फसलों में मुख्य रूप से नील, कपास, कच्चा रेशम, अफीम और काली मिर्च शामिल थीं। इन कृषि उत्पादकों का कंपनी शासन के तहत व्यापारीकरण होने से कृषि की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। किसानों को बुआई के लिए पहले कर्ज दिया जाता था। किसान देनदार बने, उसके बाद उनसे नीचे भाव पर व्यापारिक फसलें खरीदते थे। इससे व्यापारी को अधिक लाभ मिलने से किसानों को अधिक से अधिक गरीब बनाया। इस कारण अनेक किसान जमीन बिना खेत मजदूर बन गए। तीसरा है, यूरोपीय देशों में भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ने लगी? उत्तर है, नील रंगाई काम में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ था। उसका पौधा गर्म प्रदेशों में होता है, उसकी बहुत मांग थी। कपड़े पर भारत के नील का रंग चमकता था। ऐसा चमकदार रंग अन्य नील से नहीं होता था। नील का उपयोग सूती कपड़े को रंगने के लिए किया जाता था। कैरेबियन देशों से यानी कि वेस्ट इंडीज के देशों से
नील की आपूर्ति कम होने से भारतीय नील की मांग यूरोपियन देशों में बढ़ने लगी। ओके, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है फ्लेयर का राइटोमीटर जो कि 10,000 मीटर तक चलता है, यानी बहुत सबसे लंबा चलने वाला ये पेन है। आप इस पेन को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, या चेकआउट करना चाहते हैं तो जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चौथा है, अंग्रेजी शासन में जनजाति की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कुछ आदिवासी भोजन एकत्रित करके जीवन जीते थे। जनजाति लोग पशुपालन से जुड़े थे। मौसम के अनुसार वे अपनी भेड़ बकरियों या गाय भैंसों जैसे पशुधन को लेकर स्थलांतर करके उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। खोड़ समुदाय के लोग टोली बनाकर समूह में शिकार करते थे तथा जंगलों में से फल, कंदमूल, औषधियाँ आदि एकत्रित करते थे। जंगलों से प्राप्त वस्तुओं को एक दूसरे से समान रूप से वितरित करते थे और उसे स्थानीय बाजारों में बेचते थे। जंगलों से प्राप्त वस्तुओं को एक दूसरे में समान रूप से वितरित करते थे और उसे स्थानीय बाज़ारों में बेचते थे। इसके अलावा वे कपड़े और चमड़े को रंगने के लिए कनसूबी और पलाश के फूल कारीगरों को बेचते थे। इस समय देश में आदिवासी समूह दो प्रकार की खेती से जुड़ा था। पहला है स्थलांतरित खेती, दूसरा है स्थायी खेती। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढ करके उत्तर लिखिए। पहला है, भारत में नील उत्पादन की कितनी प्रथा थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी संख्याबंद। बराबर, यहाँ 1, 2, 3 ऐसा लिखा है। बराबर, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन ये आता है 2 आता है। ओके, दूसरा है, 1820 ईस्वी में किन दो प्रांतों में रैयतवारी पद्धति लागू की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता और मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई और मद्रास, ऑप्शन सी है दिल्ली और कलकत्ता, ऑप्शन डी है कलकत्ता और मद्रास। इसका भी ऑप्शन बी आता है, मुंबई और मद्रास यानी चेन्नई। तीसरा है, वर्तमान झारखंड राज्य में हजारीबाग के आसपास कौन सा आदिवासी समूह रहता था? ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी कौल, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी कोया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी संथाल आएगा, या ऑप्शन 3 इस तरह से भी बोल सकते हैं, पर यहाँ छपने में गलती हुई है। ए बी सी इस तरह से लिखा हुआ होता है। चौथा है, आदिवासी किसके नेतृत्व में मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी ठक्कर बापा, ऑप्शन सी जुगत राम दवे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।